It was worst of the times. It was best of the times. It was the times of Charles Dickens, the greatest novelist of our human history. नमस्कार, मैं हूं वत्सराज और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकन्स के बारे में, जो शायद हमारे मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े नॉवलिस्ट हुए हैं। अगर जॉनरा के हिसाब से हम देखें और अगर हम ये मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर अब तक के दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि चार्ल्स डिकन्स दुनिया के सबसे बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं। चार्ल्स डिकन्स की खासियत थी उनका प्लॉट क्रिएशन। वो जिस तरीके से आम जनता को देखते थे और उसमें से बहुत ही सामान्य लोगों को उठा करके उनको अपनी नॉवेल्स में कास्ट किया करते थे किसी कैरेक्टर के तौर पे, वही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी और इसी चीज़ ने चार्ल्स डिकन्स को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बना दिया। 1812 में आज ही के दिन 7 फरवरी को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में चार्ल्स डिकन्स का जन्म हुआ। यानी आज चार्ल्स डिकन्स की 211वीं वर्षगांठ है, यानी उनका 211th बर्थडे। आज हम लोग बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, लेकिन ये जानना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। ये आम लोगों का हीरो, ये छोटे और गरीब लोगों का, आम इंसान का हीरो, उनका मसीहा, उनके बारे में लिखने वाला ये महान कलाकार, ये नॉवलिस्ट, ये आगे चल के अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से एक विलन बन जाता है, आगे चल के किस तरीके से इसकी ज़िंदगी कुछ खास डार्क रियलिटीज़ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और बहुत कम ही लोग जानते हैं या शायद लोग उनको इग्नोर कर दिया करते हैं। आज हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डिकन्स 1812 में पैदा हुए थे इंग्लैंड में, पोर्ट्समाउथ में। उनके पिता जॉन डिकन्स नेवी पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे क्लर्क के तौर पे। जॉन डिकन्स के 8 बच्चे थे, जिनमें से एक थे चार्ल्स डिकन्स। जॉन डिकन्स को आगे चल कर के अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी तकलीफ़ें आने लग गईं, क्योंकि विक्टोरियन इंग्लैंड में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा। सामान्य जो ह्यूमन लेबर था उसको रिप्लेस करके मशीनें आनी थी, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी होने लगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट से बाहर किया जाने लग गया। उस दौरान एक इकोनॉमिक रिसेशन का ज़माना आया और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा जो आम जनता थी उसके ऊपर। इंग्लैंड को एक क्लास स्ट्रगल देखने को मिला, एक अमीर और गरीब की बहुत बड़ी डिस्पैरिटी, एक बहुत बड़ा अंतर। उसी ज़माने में जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनकी चांदी होने लग गई और वो गरीब लोगों को पैसे उधार पे देने लगे, ब्याज पे, और बहुत सारा मुनाफा कमाने लग गए। उसी दौरान जॉन डिकन्स ने भी काफ़ी सारा कर्ज ले लिया और आगे चल कर के वो जब कर्ज को चुकता ना कर पाए तो उनको जेल जाना पड़ा। अब उस दौरान उनके छोटे जो बच्चे थे और उनकी वाइफ, वो भी उनके साथ जेल में रहे। लेकिन चार्ल्स डिकन्स, जिनकी उम्र केवल 12 साल थी, वो बाहर अनाथ के तौर पे रहने लग गए। उनके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वॉरेंस बूट पॉलिश ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करने लग गए। चार्ल्स डिकन्स बहुत कम उम्र से कमाने लग गए थे और काफ़ी सारी ज़िल्लत और मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था अपनी डेली लाइफ में। कई दफ़े ऐसा भी होता था कि वॉरेन बूट पॉलिश फैक्ट्री में उनको काफ़ी वक्त तक खाना भी नहीं मिलता था। एक आधी बार ऐसा भी हुआ है कि वो भूखे रहे और फिर बेहोश हो गए कमज़ोरी की वजह से। इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाले चार्ल्स डिकन्स, जिनकी शुरुआती एजुकेशन पे क्रिस्टोफर हुफम, जो कि नेवी सी हाउस में ही काम किया करते थे, वहाँ के एक ऑफिसर थे उनके चार्ल्स डिकन्स के पिता जॉन डिकन्स के साथ, उन्होंने, क्रिस्टोफर हुफम ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था चार्ल्स डिकन्स की शुरुआती एजुकेशन को। यही वजह थी कि आगे चल के चार्ल्स डिकन्स ने अपने नाम में उनके नाम को, हुफम को लगाया, चार्ल्स जॉन हुफम डिकन्स। जॉन डिकन्स उनके पिता का नाम था। आगे चल के सिर्फ यही नहीं, बल्कि चार्ल्स डिकन्स ने अपनी नॉवेल डॉम्बे एंड सन में जो पॉल डॉम्बे का कैरेक्टर है वो क्रिस्टोफर हुफम से ही प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर के क्रिएट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग थे चार्ल्स डिकन्स की ज़िंदगी के, जिनको आगे चल कर के उन्होंने अपनी नॉवेल्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे कास्ट किया था। चार्ल्स डिकन्स के बारे में हमको खास बात ये देखने को मिलती है कि एक बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड था उनका, एक बहुत ही अनस्टेबल परवरिश उनकी हुई थी, मिस पेरेंटिंग हुई थी और उनको एक जगह से दूसरी जगह कई जगह शिफ्ट किया गया था, जिसके कई सारे रहस्य, कई सारी चीज़ें, उसके कई सारे इंप्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं उनकी डेविड कॉपरफील्ड में, जो काफ़ी ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी उनकी। ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड में उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी खास बातों को देखा, समझा, जाना जा सकता है। इन दोनों नॉवेल्स में ये भी हमको देखने को मिलता है, और ना सिर्फ इसमें बल्कि उनकी बायोग्राफी में भी ये बताया गया कि चार्ल्स डिकन्स को शुरुआती ज़िंदगी में, बचपन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक डिस्लेक्सिया भी थी, और ना सिर्फ डिस्लेक्सिया बल्कि काफ़ी समय तक उनको स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ा। इसकी वजह से उनकी जो चाइल्डहुड थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड थी। लेकिन
इन सारी मुश्किलातों को फेस करते हुए जब चार्ल्स डिकेंस वॉरेन बूट पॉलिश फैक्ट्री में काम करने लग गए तो उन्होंने वहाँ से जो पैसे इकट्ठे किए उसकी मदद से उन्होंने अपनी फैमिली को जेल से बाहर निकाला। हालांकि हमको ये जानने को मिलता है कि चार्ल्स डिकेंस की जो मदर थी वो उनको उस बूट पॉलिश फैक्ट्री से वापस नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहाँ से बना रहे थे और फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनकी मदर इस चीज़ से के खिलाफ थी कि जब उनकी पूरी फैमिली जेल से छूट करके बाहर आ गई तो चार्ल्स डिकेंस भी आकर के उन लोगों के साथ घर पर रहने लग जाएं। वो चाहती थी कि वो कुछ वक्त और बूट पॉलिश फैक्ट्री में काम करें। यही वजह थी कि चार्ल्स डिकेंस का नज़रिया न सिर्फ अपनी माँ के प्रति बल्कि और भी सामान्य औरतों की तरफ बदला और कहीं ना कहीं बुरा हुआ। कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव वे में देखने लग गए औरतों को, जिसका इम्प्रेशन आगे चल करके उनकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, जैसा व्यवहार उन्होंने महिलाओं के साथ किया। चार्ल्स डिकेंस आगे बढ़े, धीरे धीरे उन्होंने टूटी टूटी पढ़ाई उनकी हुई, कुछ वक्त यहाँ रहे, कुछ वक्त वहाँ रहे, कभी किसी रिलेटिव के साथ, कभी किसी सपोर्टर की मदद से, कभी क्रिस्टोफर हुफम की सपोर्ट से कुछ वक्त उन्होंने कहीं पे पढ़ाई की। चलते चलते उन्होंने अपनी तोड़ तोड़ करके स्कूलिंग की। आगे चल करके वो ग्रेज इन में जो एक सॉलिसिटर्स ऑफिस था वहाँ पर भी काम करने लग गए एक क्लर्क के तौर पे। उसी दौरान जब वो तकरीबन 18 साल के थे, सन 1830 में, तो उनकी मुलाकात होती है अपनी ज़िंदगी का पहला प्यार मारिया बीडनल से। मारिया बीडनल एक बेहद खूबसूरत और संभ्रांत परिवार की लड़की थी और उन्हें भी चार्ल्स डिकेंस अच्छे लगे। चार्ल्स डिकेंस एक बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान थे और ह्यूमरस थे और सरकास्टिक थे और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर मिमिक्री का भी टैलेंट था। इन सारी चीज़ों की वजह से मारिया बीडनल को शुरुआत में तो चार्ल्स डिकेंस से प्यार हो गया और कुछ वक्त तक इनका ये रिश्ता चला भी स्मूथली। लेकिन कुछ वक्त बाद जब चार्ल्स डिकेंस ने मैरिज के लिए प्रपोज किया तो मारिया बीडनल ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम्हारा जो स्टैचर है, तुम्हारी जो औकात है, जो हैसियत है, वो मेरे लायक नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं पर रहो। धीरे धीरे इस दर्द को ओवरकम करने की कोशिश की चार्ल्स डिकेंस ने और वो लिखना शुरू कर दिया उन्होंने और अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग्स में निकालने लग गए। चार्ल्स डिकेंस को पहली सफलता मिल गई पीरियोडिकल नॉवेल्स जब 1835 के आसपास निकल करके उनकी आने लग गई। स्केचेस बाय बॉज ऐसी पहली नॉवेल थी, उसको सीरियलाइज किया उन्होंने और काफ़ी सारे एपिसोड्स में उन्होंने उस नॉवेल को प्रोड्यूस किया। हर नॉवेल में आखिरी में हर एपिसोड में वो एक क्लिफ हैंगर क्रिएट कर दिया करते थे जो कि रीडर्स के अंदर एक सस्पेंस पैदा करता था और सस्पेंस की वजह से वो उनके आगे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार किया करते थे। इन सारी चीज़ों से होकर के गुजरते हुए चार्ल्स डिकेंस ने बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, ना केवल इंग्लैंड में बल्कि आसपास के सभी देशों में। यही वजह थी कि उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होने लग गया ब्रिटेन में और उनको ब्रिटेन की तरफ से एक सेक्रेटरी बनाकर, एक एम्बेसडर बनाकर के दूसरे देशों में भेजा जाने लग गया। स्केचेस बाय बॉज की सफलता के कारण जब उन्होंने अपनी अगली सीरियलाइज्ड नॉवेल की द पिकविक पेपर्स, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि दिस नॉवेल हैज़ बीन रिटन बाय बॉज। बॉज उनका पेन नेम बन गया एक टेम्परेरी तौर पर, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला तत्कालीन इंग्लैंड में। उसके बाद सिलसिला चल पड़ा नॉवेल्स का। ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, डॉम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ब्लीक हाउस, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और उनकी आखिरी एडविन ड्रोड, जिसपे वो काम करते करते मर गए। ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स, तकरीबन 15 नॉवेल्स और बहुत सारी नॉवेलास, शॉर्ट स्टोरीज़, और वो ऐसी कहानियों के लिए फेमस थे चार्ल्स डिकेंस, जैसे कि बचपन से रिलेटेड कहानियाँ। अगर आपको समर वेकेशंस जो बच्चों की होती हैं ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट है, जैसे कि आप रस्किन बॉन्ड को पढ़ते हैं या फिर आर के नारायण को पढ़ते हैं इंडिया में, तो आप महसूस करते हैं कि किस तरीके की नॉवेल्स वो लिखा करते हैं। एक आम जिंदगी की, गांव की कहानियाँ, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड, बच्चों के खेल, उनकी फैंटेसी से जुड़ी हुई कहानियाँ, कहीं ना कहीं ऐसी ही कहानियाँ लिखा करते थे चार्ल्स डिकेंस, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन को बहुत ही मुश्किलात से बिताने को मिला, इसलिए शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बचपन को अपनी नॉवेल्स में जिया आगे चल करके। तो मारिया बीडनल से जब उनका ब्रेकअप हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी जो ठेस लगी, तो उस ज़माने में फिर धीरे धीरे खुद को उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया चार्ल्स डिकेंस ने एक महान नॉवलिस्ट के तौर पे, और बहुत ही जल्दी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होकर के आगे आए और एक सेलिब्रिटी बन गए इंग्लैंड में, और बल्कि
पूरी दुनिया में ही, और अलग अलग देशों में जा कर के वो अपनी रीडिंग टूर्स करने लग गए, जिसमें वो पब्लिक रीडिंग किया करते थे। वो बैठ करके अपने नॉवेल्स को पढ़ा करते थे, उनकी कहानियों को बयान किया करते थे, और बहुत सारी जनता उनको बैठ करके सुनती थी, क्योंकि धीरे धीरे वो गरीब लोगों के, आम लोगों के हीरो बन चुके थे। इस वजह से जो बहुत ही ज़्यादा कम पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे लोग भी थे, वो लोगों को किराया दे करके पब्लिक रीडिंग्स में सुना करते थे उनकी कहानियों को। वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे आम लोगों के बीच। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये आम लोगों का चैम्पियन, ये गरीब लोगों का चैम्पियन, ये चार्ल्स डिकेंस, जो सबसे गरीब तबके, क्लास स्ट्रगल को झेल रहे इंसान की कहानी को ले आकर के पब्लिक के सामने रखता था, ये उन गरीब लोगों का चैम्पियन कैसे अचानक से एक विलन बन जाता है। लेकिन इस बात का पता बहुत समय तक लोगों को नहीं चला। चार्ल्स डिकेंस आगे चल कर के जब काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गए, तो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हुआ। वो परिवर्तन कुछ ऐसे थे कि शुरुआत में सन 1834 के आसपास उनके जो एडिटर्स थे, उनकी एक बेटी थी कैथरीन होगार्थ, उससे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात से दोस्ती हुई, वो उनके घर जाकर के काफ़ी सारा वक्त गुजारने लग गए। कैथरीन होगार्थ के करीब आए और उनकी उनसे शादी हो गई। शादी कुछ वक्त तक अच्छी चली और चार्ल्स डिकेंस वॉज सेड टू बी मैडली इन लव विद कैथरीन होगार्थ। बट कुछ वक्त के बाद ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि चार्ल्स डिकेंस के जब बच्चे होने लग गए और कैथरीन होगार्थ ने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया, तो कहीं ना कहीं चार्ल्स डिकेंस उनसे दूर होने लग गए और उनको वो ख़राब लगने लग गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कैथरीन होगार्थ को पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया और वो ज़्यादा करीब आ गए मैरी होगार्थ, जो कि उनकी साली थी, यानी कैथरीन होगार्थ की छोटी बहन। मैरी होगार्थ जो कि तकरीबन 17 साल की थी, उनके साथ उनके रिश्ते काफ़ी करीबी हो गए। हालांकि आगे चल के मैरी होगार्थ की डेथ हो गई बीमारी से, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा चार्ल्स डिकेंस के ऊपर। वो काफ़ी वक्त तक कुछ भी लिख भी नहीं पाए। ये कहा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस काफ़ी ज़्यादा करीब रहते थे टीनेजर्स के, टीनेज लड़कियों में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉयल हस्बैंड नहीं बन पाए। आगे चल कर के हमको ये भी देखने को मिलता है कि पब्लिशर्स के साथ उनका कुछ स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें उनके एक सॉलिसिटर उनका था, जिसके बेस्ट फ्रेंड की बीवी को लेकर के वो भाग गए थे समुद्र की तरफ, और फिर बाद में उसके साथ वो वहाँ पे कूद के सुसाइड करने की धमकी देने लग गए थे। किसी तरीके से वो वहाँ से निकल करके भागी और धीरे धीरे चार्ल्स डिकेंस से दूरी बना ली। कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि चार्ल्स डिकेंस की जो ट्रबल्ड चाइल्डहुड थी, उसका प्रभाव उनकी साइकोलॉजी पे बना और वो धीरे धीरे उनके अंदर जो मॉन्स्टर था वो आगे चल करके बाहर आने लग गया। उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन था उनकी ट्रबल्ड चाइल्डहुड का, वो किसी न किसी तौर पर निकल करके जनता के सामने आया। आगे चल करके हमको ये भी देखने को मिलता है कि कैथरीन होगार्थ के साथ जब उनके 10 बच्चे हो गए, तो वो धीरे धीरे उनसे काफ़ी दूर होने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस में भी बहुत सारी अशोभनीय बातें कही अपनी वाइफ कैथरीन होगार्थ के बारे में। एक क्रूअल हस्बैंड और एक स्टर्न फादर के तौर पर निकल कर के आने लग गया चार्ल्स डिकेंस। उन्होंने यहाँ तक कि पागल भी घोषित कर दिया अपनी बीवी कैथरीन होगार्थ को, और उनसे दूरी बनाने के लिए वो बेताब हो गए। और उसी दौरान 1857 में वो एक प्ले देखने के लिए गए रॉयल थिएटर में, जहाँ उन्होंने देखा एलन टर्नन या फिर नेली टर्नन नाम की एक एक्ट्रेस को, 18 साल की एक नौयुवा खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसको देख करके चार्ल्स डिकेंस अट्रैक्ट हुए और उन्होंने धीरे धीरे उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास किया और कैथरीन होगार्थ से दूरी बनाने लग गए। 1857 में ही उनके पास एक ज्वेलरी का पैकेट भी मिला कैथरीन होगार्थ को, जो कि उन्होंने नेली टर्नन के लिए ही तैयार किया था, और यहाँ से उनके रिश्ते में खटास बनती चली गई। एक बार उन्होंने एक डॉक्टर को भी ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो उनकी वाइफ कैथरीन होगार्थ को पागल घोषित कर दें। इस तरीके से आगे चल के हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे उनके जो 10 बच्चे थे उसमें से उन्होंने सबको बाहर रखा, दूर रखा, और उनको दूर देशों में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहाँ भेज दिया। उनके 2 बेटे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, एक इवन इंडिया में रह रहा था। उनके सभी बेटों की गरीबी से और बीमारी से मौत होने लगी बाहर के देशों में, लेकिन चार्ल्स डिकेंस ने किसी को भी वापस नहीं लौटने दिया, कारण कि वो एलन टर्नन के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, उनके साथ एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहते थे। उस एज में 45 साल की उम्र में उनकी एलन टर्नन से मुलाकात हुई थी, जो कि उस वक्त 18 साल की थी। उनके रिश्ते ऐसे ही टीनेजर्स के साथ रहे थे हमेशा, लेकिन एलन टर्नन उनका मारिया बीडनल के बाद सबसे बड़ा रोमांटिक इंटरेस्ट थी। बीच में थी कैथरीन होगार्थ, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ थी। वॉल्टर डिकेंस नाम का उनका एक बेटा यहाँ तक कि इंडिया में पोस्टेड था, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में, और वो कोलकाता में था, और 22 साल की उम्र में बीमारी से उसकी मौत हो गई। वो वापस लौटना चाहता था इंग्लैंड अपने माता पिता के पास, लेकिन चार्ल्स डिकेंस ने उसे कभी वापस नहीं आने दिया।
हेनरी नाम का उनका एक बेटा, वो इंग्लैंड में रहा काफ़ी वक्त तक एक सॉलिसिटर के तौर पे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एडवर्ड डिकेंस उनका बेटा जो रह रहा था, वो वहाँ गुर्बत में समय बिताते हुए गरीबी में मर गया और उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसने अपने फादर चार्ल्स डिकेंस से फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी थी, जो उन्होंने कभी की नहीं। इसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर का मॉन्स्टर निकल के बाहर आने लग गया और लोगों को दिखा कि वो एक क्रूअल हस्बैंड, एक स्टर्न फादर थे। तो वो चार्ल्स डिकेंस जो कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके हीरो थे, वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक करप्ट हस्बैंड थे। एक ऐसा इंसान जो ना एक अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना एक अच्छा पिता बन पाया। चार्ल्स डिकेंस की डार्क रियलिटीज़ आज लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है उनकी राइटिंग स्टाइल में। वो एक चैम्पियन थे प्लॉट क्रिएशन के, वो एक चैम्पियन थे मिमिक्री के। चार्ल्स डिकेंस से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि कहीं हज़ार बुराइयाँ क्यों ना हो तो एक अच्छाई ज़रूर होगी। और चार्ल्स डिकेंस की जो खासियत थी वो था उनका प्लॉट क्रिएशन, उनका कीन इंटरेस्ट। जिस तरीके से वो किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज किया करते थे और उसको अपनी किसी नॉवल में कास्ट किया करते थे, अपने आसपास के लोगों में से वो कैरेक्टर्स क्रिएट किया करते थे, ये शायद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। और वो एक बहुत बड़े चैम्पियन थे। और आने वाली वक्त में हमारी जो पीढ़ियां हैं वो चार्ल्स डिकेंस को हमेशा याद करेंगी, एक लिटरेरी चैम्पियन के तौर पे, एक लेजेंड के तौर पे। तो मैं वत्सराज, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते रहूँगा, आता रहूँगा बहुत सारे नए नए टॉपिक्स लेकर के। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर किसी टॉपिक पे आप बातचीत सुनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर के कुछ सवाल हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।